हिंदी अनुवाद। आफ्टर द मास्टर लॉस्ट ऑल हिज कल्टिवेशन। चैप्टर 21। मास्टर के कमरे में प्रवेश करना आसान नहीं है। चांगचुन अमर कला, ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ, ये सभी ऐसी साधना तकनीकें हैं जिन्हें उन्नत किया जा सकता है। चांगचुन अमर कला के लिए 100,000 योगदान अंक चाहिए। ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ के लिए 1000,000 योगदान अंक चाहिए। पियाओ मियाओ तलवार कला के लिए केवल 10,000 चाहिए। 10,000 न तो बहुत ज्यादा है न बहुत कम। इससे न केवल चू निंग को लाभ होगा, बल्कि जब सु वानछिन की साधना पुनः लौटेगी तब उसका तलवार दाव भी और आगे बढ़ सकेगा। हालांकि चू निंग को भीतर ही भीतर कुछ गड़बड़ सी लगी। किसी साधना तकनीक की उन्नति आखिर किस रूप में होती है? सिस्टम उन्नत की गई साधना तकनीक क्या अभी भी वही मूल तकनीक मानी जाती है, या फिर यह वह पियाओ मियाओ तलवार कला है जिसे तुम भविष्य से लाए हो, जिसे मेरे मास्टर ने उन्नत किया? स्वर्गीय दाव अपूर्ण है और सभी वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से कमियां होती हैं। साधना तकनीक की उन्नति का उद्देश्य मूल तकनीक की कमियों की पूर्ति करना होता है। अन्य तकनीकों के लाभों का उपयोग करके ये ठीक वैसा ही है जैसे साधना तकनीक का निष्कर्षण डिडक्शन। अब चू निंग समझ गया। एवरग्रीन हैंड और चांगचुन अमर कला दोनों एक ही व्यक्ति द्वारा निष्कर्षित की गई थीं। सिस्टम तो बस भविष्य से तकनीक लाकर बेच देता है। जहां कमी होती है वहां पूर्ति करता है। ये तो बहुत अच्छा है। पियाओ मियाओ तलवार कला उत्तरी क्षेत्र के ताई शुवान संप्रदाय की प्रतिभाशाली तलवार साधक सु वानछिंग द्वारा निर्मित। इसकी तलवार चालें फुर्तीली, मायावी और अद्वितीय हैं। निर्माता का मूल्यांकन तलवार दाव की मेरी आजीवन समझ इसमें समाहित है। यह एक अतुलनीय प्रतिभा है जिसने अन्य प्रतिभाओं को सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं दी। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मास्टर अपने शिखर काल में कहती। जब साधना तकनीक उन्नत हो रही थी, चू निंग जिज्ञासा से प्रतीक्षा करता रहा। 10,000 योगदान अंक खर्च किए गए। पियाओ मियाओ तलवार कला को वास्ट स्वॉर्ड चैप्टर में उन्नत किया गया। वास्ट स्वॉर्ड चैप्टर संबंधित तलवार कलाओं के सिद्धांतों को पियाओ मियाओ तलवार कला में समाहित कर उसकी फुर्तीली विशेषताओं पर और निष्कर्ष किया गया है, जिससे स्वर्गीय दाव की विशालता की एक झलक मिलती है। यह अध्याय स्वयं पियाओ मियाओ के अर्थ को स्पष्ट करता है, जिससे साधकों को पियाओ मियाओ तलवार भाव स्वॉर्ड इंटेंट को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। साथ ही ये स्वर्गीय दाव के पियाओ मियाओ अर्थ के एक अंश से रोंगहे कर सकता है। तलवार में महान सिद्धि प्राप्त होने पर देह और तलवार एक हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से पियाओ मियाओ में परिवर्तित हो जाते हैं। चू निंग देर तक इस अर्थहीन विवरण को घूरता रहा, उसे कुछ समझ नहीं आया। स्पष्ट था कि वह इतनी जटिल बातें समझने के लिए पर्याप्त दिमाग नहीं रखता था। सीधे शब्दों में कहो, उन्नति के बाद ये करता क्या है? डिंग मेजबान के लिए सरलीकरण तलवार दाव की उच्चतर समझ, साधकों के साथ अधिक अनुकूलता, समझने में आसान और साधना में महान सिद्धि पर पूर्ण एथरियलाइजेशन। अब चू निंग समझ गया। अरे वाह, पूर्ण एथरियलाइजेशन। हालांकि उन्नति के बाद ये साधना तकनीक शक्ति में कोई बड़ा इजाफा करती नहीं दिखती, लेकिन इसमें स्वर्गीय दाव के पियाओ मियाओ अर्थ की एक झलक है और महान सिद्धि पर पूर्ण एथरियलाइजेशन। उस समय जब दूसरे अपनी अंतिम चालें चलाएंगे वो सीधे पूर्ण एथरियलाइजेशन कर देगा। कितना परफेक्ट! चू निंग बेहद खुश हुआ। मेजबान को वास्ट स्वॉर्ड चैप्टर की समझ में सहायता की जा रही है। चू निंग को पहले से ही पियाओ मियाओ तलवार कला याद थी और उन्नत तकनीक में ज्यादा बदलाव नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही काफी अच्छी थी। बदलाव ये था कि चू निंग ने अभी तलवार भाव को पूरी तरह नहीं साधा था, लेकिन उन्नति के बाद वह पियाओ मियाओ के अर्थ को समझ चुका था। उसकी तलवार भाव की समझ सचमुच थोड़ी सी बढ़ गई। चू निंग आयु 18, योग्यता मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़, साधना तीसरा स्तर भाग्य को जानना प्रगति 87%, साधना तकनीक चांगचुन अमर कला तीसरी परत अनंत जीवन।
ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ। चौथी परत, ड्रैगन एलिफेंट का प्रकट होना। वास्ट स्वॉर्ड चैप्टर। चौथी परत, कक्ष में प्रवेश। चू निंग स्तब्ध रह गया। अरे, पियाओ मियाओ का अर्थ शायद समझ में आ गया था और वो उसका उपयोग भी कर सकता था। ये किसी खाली अवस्था का अनुभव करने जैसा था, लेकिन उसने अभी तलवार भाव को पूरी तरह नहीं साधा था, फिर भी वह सीधे चौथी परत में पहुंच गया। ये तो बहुत ज्यादा बग जैसा है। जल्द ही चूनिंग समझ गया, इसका मूल शायद पियाओ मियाओ तलवार भाव में ही है। मूल तलवार तकनीकों का अभ्यास तलवार कला का अभ्यास होता है। जब तलवार कला लगभग पूर्ण हो जाए तब तलवार भाव का अभ्यास होता है, और जब तलवार भाव लगभग पूर्ण हो जाए तब उस एथरियल पियाओ मियाओ अर्थ की झलक मिलती है। जियांग छिंग्युए 30 साल बाद भी तीसरे स्तर में ही थी। उसकी तलवार भाव और तलवार कला शिखर पर थी, लेकिन वो उस एथरियल पियाओ मियाओ अर्थ की झलक भी नहीं पा सकी। स्वर्गीय दाव की विशालता तो दूर की बात, ये क्रमिक उन्नति थी, लेकिन चू निंग ने अपने चीट की बदौलत सीधे अंतिम चरण को छू लिया। ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है। चू निंग को प्रतिभाएं पसंद नहीं थीं, क्योंकि वे बहुत डरावनी होती हैं। लेकिन अगर वह प्रतिभा खुद हो तो हे वाह। चू निंग का मूड बहुत अच्छा था। वह धीरे धीरे उठा और सू वानछिन की अमर गुफा की ओर चल पड़ा। समय भी ठीक था, रात हो चुकी थी और अब मास्टर की साधना बहाल करने में मदद करने का समय था। चू निंग मुस्कुराते हुए दरवाजा खटखटाने गया, लेकिन उसने साधना बहाली की बात नहीं की। आखिरकार आज ही उनका काफी निकट संपर्क हुआ था, और सू वानछिंग एक स्त्री होने के नाते शायद ऐसे मामलों से बच रही हूँ। अगर वो उसे मदद करने न देती तो चू निंग को बड़ा नुकसान होता। इसलिए इस समय उसने बहुत गंभीर लहजे में बात की। मास्टर, क्या मास्टर ने पहले नहीं कहा था कि वो मुझे तलवार दाव सिखाएंगी? ये शिष्य तलवार दाव के कुछ विवरण पूछना चाहता है। अमर गुफा के भीतर से जल्द ही आवाज आई, कल बात करेंगे। चू निंग चौंक गया। उसका अनुमान सही निकला। मास्टर शायद उसे देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। चू निंग ने बेबस सी मुस्कान दी। अगर आप तलवार दाव नहीं सिखाएंगी तो क्या कम से कम मुझे आपकी साधना बहाल करने में मदद करने दें। इससे तो इनकार नहीं करेगी, है न? कल बात करेंगे। चू निंग के मुंह का कोना फड़क गया। फिर वही कल। लगता है आज की घटना ने सचमुच सू वानछिन को बहुत असहज कर दिया था। अगर वे एक कमरे में अकेले होते तो मास्टर शायद पूरी तरह नियंत्रण खो देती। चू निंग ने बेबस होकर आह भरी। मास्टर, ऐसा कहकर क्या आप अब भी इस शिष्य पर भरोसा नहीं करती? लेकिन आज की बात में यह मास्टर की वजह से भी था। उसने सीधा दोष टाल दिया। मुझे दोष मत दो, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही औषधि मुख से मुख में दी थी। वाकई, सू वानछिंग भीतर ही भीतर फट पड़ी। मैंने कहा था कल जाओ सो जाओ। पूरे दिन थके रहे, फिर भी इतनी ऊर्जा बची है। अमर गुफा के भीतर बिस्तर पर लाल चेहरा किए सू वानछिंग उस साधना तकनीक को पकड़े थी जो चू निंग ने दी थी, लेकिन बहुत देर तक भी ध्यान नहीं लगा पाई, क्योंकि वह इसी बात पर सोच रही थी। हम गुरु शिष्य हैं, कोई और संबंध नहीं। अगर कोई और होता तो ठीक था, लेकिन चू निंग वो बच्चा था जिसे उन्होंने बड़ा होते देखा, जो कभी उनके पीछे पीछे चलता था और अब वयस्क हो गया है। यह एहसास उनके मन को बेचैन और उलझा देता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभालें। बड़ा होना ठीक है, लेकिन अगर वह बड़ा होकर उनके बिस्तर में चढ़ना चाहे तो यह मत कहो कि अभी कुछ नहीं हुआ। अगर यह चलता रहा तो बस समय की बात है। पुरुष क्या यही सब नहीं सोचते? और इस मामले में शिष्य ने उनकी व्याख्या नहीं सुनी या शायद परवाह ही नहीं की, क्योंकि शिष्य न केवल बड़ा हो गया था, बल्कि उसके दिल में शायद कोई स्त्री भी थी, और वह स्त्री वही थी। इसलिए उनका दिल उथल पुथल में था और वे इस समय उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। इस पल सू वानछिंग ने ठंडी आवाज में कहा, निंगर, रात बहुत हो गई है, जल्दी आराम करो। क्या हम इन बातों पर कल चर्चा कर सकते हैं? दरवाजे के बाहर चू निंग ने हल्की सी आह भरी।
मास्टर, ऐसा कहकर क्या आप अब भी इस शिष्य पर भरोसा नहीं करती? तुम क्या सोचती हो, क्या मैं तुम पर भरोसा करती हूँ? अगर भरोसा किया और तुमने सच में कुछ कर दिया, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मैं सच में तुमसे जिम्मेदारी लेने को कहूँगी? तुम कितने साल के हो? तुम्हारे सारे बाल भी पूरी तरह उगे हैं क्या? सु वानछिंग ने ठंडी हंसी और जवाब नहीं दिया। उन्हें पहले इस साधना तकनीक को पूरी तरह समझना था, फिर कुछ और सोचना था। लेकिन अगले ही पल चू निंग ने थोड़ी बेबसी के साथ कहा, ये शिष्य मानता है कि मेरे मन में शुरू से ही मास्टर के लिए भावनाएं थीं। आखिरकार मास्टर न केवल उच्च साधना वाली हैं, बल्कि अतुलनीय सौंदर्य भी रखती हैं। लेकिन भावनाएं होने का मतलब यह नहीं कि उन पर अमल ही किया जाए। किसी को पसंद करने का मतलब यह नहीं कि कुछ किया ही जाए। क्या इस शिष्य ने कभी मास्टर के साथ कोई सीमा लांघी है? आज की बात में यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ मास्टर की वजह से था, लेकिन इसका मास्टर से गहरा संबंध जरूर है। लेकिन क्या इस वजह से अपने महान दाव की साधना को टाल देना, क्या यही असली मास्टर हैं? अमर गुफा के सामने चू निंग बस वहीं खड़ा रहा। काफी देर इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। खैर, सब खत्म। न तो वह मास्टर से मिल सका, न ही उसका योगदान अंकों का स्रोत बचा। दिन में तो उन्होंने चुंबन भी किया था, और अब रात में वो उसे देखने तक नहीं दे रही थी। स्त्री का मन सचमुच समझना मुश्किल है। जैसे ही चू निंग जाने वाला था, अमर गुफा का दरवाजा चरमराकर खुला। सु वानछिंग ने केवल बाहरी वस्त्र पहना हुआ था। उनकी चिकनी गर्दन के नीचे कोई अंतर्वस्त्र नहीं था। स्पष्ट था कि भीतर केवल पेटी बेली रैप थी। इस समय उस स्त्री ने शांत भाव से चू निंग की ओर देखा। अंदर आओ, बात करते हैं। हिंदी अनुवाद। आफ्टर द मास्टर लॉस्ट ऑल हिज कल्टिवेशन। चैप्टर 22। खुलकर बातचीत। शियाओ झू शिखर पर स्थित सु वानछिंग की अमर गुफा के भीतर। दोनों बैठे थे, एक कुर्सी पर, दूसरा बिस्तर पर। पुरुष के चेहरे पर कड़वाहट थी, जबकि स्त्री का चेहरा ठंडा और उदासीन था। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। सु वानछिंग ने चू निंग की ओर नजर तक नहीं उठाई। उसे भीतर आने देना, असल में वह जानती थी कि उसके शब्दों में कुछ सच्चाई थी। लेकिन क्या मास्टर ने नहीं कहा था कि यह सब एक गलतफहमी थी? अगर तुम खाना नहीं खाते, तो क्या मैं ऐसे न खिलाती तो तुम खा पाते? वह चीज मास्टर के लिए बेकार तो नहीं थी। देखो, तुम अब तीसरे स्तर के उत्तरार्ध में हो, और तुम्हारी साधना इतनी स्थिर है, क्या यह अच्छी बात नहीं है? और अब वह इसी बात को लेकर उसे ताना दे रहा है। ये उसके साथ चाले चल रहा है। जब सु वानछिंग दिमागी खेल खेल रही थी, तब चू निंग पैदा भी नहीं हुआ था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम तलवार दाव के बारे में पूछना चाहते हो? फिर वहां खड़े होकर सन क्यों हो गए? चू निंग होश में आया और अटपटी सी मुस्कान दी। वो नजर हटाने से खुद को रोक नहीं पाया। वो बेहद सुंदर थी, और भरपूर देहयष्टि वाली भी। मास्टर, ये शिष्य पियाओ मियाओ तलवार कला के बारे में पूछना चाहता है। सु वानछिंग ने हल्की सी हामी भरी। पूछो। क्या पियाओ मियाओ का अर्थ ही पियाओ मियाओ तलवार कला का सार है? हाँ, लेकिन तुम्हें इस पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। बस वही तरीका अपनाकर तलवार का अभ्यास करो जो मास्टर ने पहले सिखाया था। ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो। भले ही यह चीज अभी तुम्हें बहुत ज्यादा न बढ़ाए, लेकिन भविष्य में यह निश्चित ही लाभकारी होगी। अगर शिष्य इसे समझ ले तो तुम्हें दाव का बहाना बनाने की जरूरत नहीं। तुमने समझा है या नहीं, मास्टर को भली भांति पता है। जियांग छिंग्युए ने 30 साल तलवार दाव की साधना की, फिर भी पियाओ मियाओ के अर्थ को नहीं समझ पाई, केवल तलवार दाव की तीसरी परत तक पहुंची। और चू निंग कहता है कि उसने ऐसे ही समझ लिया। तो तुम कोई प्रतिभा हो। ऐसी हास्यास्पद बात के बारे में सु वानछिंग का अपना निर्णय था। यह महज एक बहाना है। तुम बस अंदर आना चाहते हो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, दिन में जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। देखकर कि सु वानछिंग उस पर विश्वास नहीं कर रही, चू निंग ने जल्दबाजी में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि उसने इतने वर्षों से तलवार का अभ्यास नहीं किया था। अगर वह दिखाता तो ये सु वानछिंग को बेहद अजीब लगता। तो धीरे धीरे ही सही। चू निंग कड़वी मुस्कान के साथ सतर्क सु वानछिंग को बेबसी से देखने लगा। मास्टर, हम गुरु शिष्य होकर एक दूसरे पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? क्या मास्टर को तुम पर शक नहीं करना चाहिए? क्या इस शिष्य ने कभी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है? सु वानछिंग हल्के से हंसी, पैरों को मोड़कर बैठी। उसके लंबे पैर सफेद कमल की जड़ों जैसे हवा में उजागर थे, अत्यंत मोहक। लेकिन ध्यान आते ही सु वानछिंग ने तुरंत उन्हें ढाक लिया। अभी अभी खुले और तुम भूरने लगे। छुपाने की भी कोशिश नहीं। अगर तुमने आज वे बातें न कही होती तो मास्टर कभी ऐसी न होती। अगर मैं न कहता तो क्या मास्टर मुझे अंदर आने देती? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि मास्टर असल में मुझसे सतर्क नहीं है और जानती हैं कि यह शिष्य कुछ नहीं करेगा। सु वानछिंग ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये बात सच थी। दिल तो चोर है लेकिन हिम्मत नहीं, वरना क्या तुम मेरा बाहरी वस्त्र चुरा लेते? तो मास्टर तुमसे पूछती है, अब तुम मास्टर के पास इसलिए रहते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ या किसी और वजह से? चू निंग ने छिपाया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, ऐसा करना पाखंड लगता। मास्टर को मास्टर मानना पहला कारण है और वह पुनर्तः अटल है। गुरु शिष्य का उपकार चू निंग कभी नहीं भूल सकता था। ये सबसे बड़ा कारण था। ये सुनकर सु वानछिंग वास्तव में काफी संतुष्ट हुई। कम से कम यह विद्रोही शिष्य पूरी तरह बेकाबू नहीं था। और कोई कारण? चू निंग ने साफ साफ कहा, बिल्कुल। मैं मास्टर को एक स्त्री के रूप में भी देखता हूँ। ये शिष्य इसे छिपाना नहीं चाहता और मास्टर का उपचार करना शिष्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ये सभी बातें सच हैं। इतनी खुलकर बोलते हुए चू निंग बिल्कुल सीधा था, लेकिन सु वानछिंग के मन में हलचल मच गई। क्या तुम्हें अब भी पता है कि हम गुरु शिष्य हैं? अगर पता है तो क्या तुम जानते हो कि दुनिया में कोई भी गुरु शिष्य ऐसे नहीं होते? मुझे खुलेआम एक स्त्री के रूप में देखना तुम काफी साहसी हो, है न? लेकिन चूंकि वह सीधे बोल रहा था, सु वानछिंग के पास अटकने को कुछ नहीं था। तुमने बहुत कम स्त्रियां देखी हैं, इसलिए ऐसा सोचना सामान्य है। भविष्य में जब और देखोगे तो शायद ऐसे विचार नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यह भावना अडिग हो तो क्या ये गुरु शिष्य के बीच की अडिग भावना है या तुम्हारा अडिग लालच? मास्टर, लालच शब्द कुछ ज्यादा कठोर नहीं है। किसी को पसंद करना इतना बुरा कैसे हो सकता है? सु वानछिंग ने ठंडी हंसी हंसी। लेकिन क्या कोई अंतर है? चू निंग ने कुछ देर सोचा। लालच सिर्फ कामुक होता है, ये शिष्य केवल कामुक नहीं है। पफ! सु वानछिंग लगभग खून की उल्टी कर देती। वह हैरानी से चू निंग को देखने लगी और उसकी आंखों में केवल सच्चाई थी। तुम ये कहने की हिम्मत भी करते हो? चू निंग ने बेबसी से हाथ फैलाए। मास्टर ने पूछा है तो शिष्य सच बोलेगा। अगर मैं कहता कि मुझे पसंद नहीं तो क्या मास्टर विश्वास करती? फिर सच क्यों ना कहा जाए? सु वानछिंग ने दांत भींचे, मुठियां कस लीं। क्या तुम्हें पता है कि यह आचरण मानवीय नैतिकता के विरुद्ध है और अगर बाहर कहा जाए तो उपहास का पात्र बनेगा? ये शिष्य केवल पसंद करता है, लेकिन मास्टर ने तो सीधे कर ही दिया। क्या मास्टर इससे भी अधिक नहीं है? मास्टर ने कहा था, परिस्थितियां ऐसी थीं। चू निंग हल्का सा मुस्कुराया। इसे एक तरफ भी रखें तो अगर मेरी साधना पर्याप्त ऊंची हो तो इस दुनिया में कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? सु वानछिंग चौंक गईं, काफी बड़ा घमंड। चू निंग का स्वभाव वास्तव में आकर्षक था। वह सीधा सादा था, घुमा फिराकर बात नहीं करता। स्नेह हो तो दिखाता, द्वेष हो तो चुकाता। वह ऐसा ही था, लेकिन इतनी खुली बातों ने सु वानछिंग को थोड़ा घबरा दिया। उसने चू निंग से ज्यादा देखा था, लेकिन इन बातों को वह खुद कितना समझती थी। वो बस कुछ शब्दों से चू निंग को चुप कराना चाहती थी। हम गुरु शिष्य हैं, ये ठीक नहीं है। मुझे डर लगता है कि तुम उपचार करते समय क्या करोगे। लेकिन चू निंग तो बिल्कुल भी टालमटोल नहीं कर रहा था। उसने सारे पत्ते सीधे मेज पर रख दिए। अब वो क्या जवाब दे?
क्या करे? शिष्य को भगा दे, दूर रहने को कह दे। हास्यास्पद। उसके मन में चुनिंग के लिए जटिल भावनाएं थीं और उससे उसका रिश्ता भी अटूट था। कड़वे शब्दों में कहें तो वह अपने शिष्य द्वारा उसकी चोटें ठीक करने के उपकार का बदला भी नहीं चुका सकती थी। लेकिन अगर यह भावना सचमुच खुलकर सामने आ जाए तो शिष्य शायद परवाह न करे, पर वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह बच्चा था जिसे उसने बड़ा होते देखा। अगर वह सच में उसके बिस्तर में चढ़ने की कोशिश करे तो वह उसे लात मारकर बाहर नहीं निकालेगी। इसके बजाय वो खुद भाग जाएगी। वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी, स्नेह था। लेकिन अगर सचमुच स्त्री पुरुष के रूप में सोचे तो वह कैसे साहस करे? इन विचारों के साथ सु वानछिंग ने केवल आह भरी। निंगर, मास्टर नहीं चाहती कि तुम मुझे कठिन स्थिति में डालो। चू निंग मुस्कुराया। मास्टर के लिए कठिन क्या है? क्या सिर्फ ये कि आपको लगता है कि आपको शिष्य के साथ दाव साथी बनना ही पड़ेगा? लेकिन अगर यह शिष्य केवल पसंद करता है और कुछ नहीं करता तो क्या मास्टर कठिन स्थिति में होंगी? ये रिश्ता इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। वह भी जानता था कि वह चुंबन सिर्फ एक दुर्घटना था। अगर सच में रिश्ते की सीमा पार करनी हो तो अभी उसके बारे में सोचना भी दूर की बात थी। ये सुनकर सु वानछिंग थोड़ा चौंकी। वह गलत समझ बैठी थी। उसे केवल भावनाएं थीं, पर वह सच में कुछ और करने की नहीं सोच रहा था। चू निंग अब भी मुस्कुरा रहा था। अगर मास्टर अनिच्छुक हैं तो ये शिष्य कभी जोर नहीं डालेगा। आखिरकार शिष्य के हृदय में मास्टर अब भी वही सर्वशक्तिमान मास्टर हैं जो सब कुछ दबा सकती हैं, और शिष्य भी वही मास्टर लौटती हुई देखना चाहता है। अगर शिष्य ने सच में कुछ किया होता तो क्या आप मुझे काट न डालती? वह तो बहुत बड़ा नुकसान होता। ये सुनकर सु वानछिंग हंस पड़ी। तुम बातों में काफी माहिर हो। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते तो मास्टर की साधना बहाल करने में मदद नहीं करते, सीधे ही कर डालते। चू निंग खड़ा हुआ और सिर हिलाया। इसलिए शिष्य का मास्टर के साथ कुछ करने का कोई इरादा नहीं है, केवल मास्टर को उनके पूर्व वैभव में लौटते देखने का इरादा है। और अगर इस विषय पर बात भी करें तो मास्टर के स्वीकार करने के लिए कम से कम मास्टर को फिर से इस संसार के शिखर पर खड़ा होना होगा, है न? सु वानछिंग ने उत्तर नहीं दिया, बस अपने उस शिष्य को देखती रही जो धीरे धीरे पास आ रहा था। वास्तव में उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं, उसका अनुमान सही था। आज का स्वीकार उसी का प्रमाण था। अपने शिष्य के प्रति अटूट स्नेह और जटिल मनोदशा के कारण उसने उसे स्वीकार किया था। लेकिन इस विषय पर गंभीरता से बात करना उसके लिए कठिन था, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अभी बदल नहीं सकता था। लेकिन उसके शिष्य ने उसे एक रास्ता दे दिया। ये भावना फिलहाल गुरु शिष्य के बीच ही रहेगी, प्रेमियों के बीच नहीं। और उसका द्वंद्व भी वास्तव में उतना आवश्यक नहीं था, क्योंकि उसका शिष्य कोई और नहीं बल्कि वह था जो सचमुच उसकी इच्छाओं का सम्मान करता था और उसकी कमजोरी का लाभ नहीं उठाता था। इस क्षण सु वानछिंग का हृदय हल्का सा कांप उठा और उसकी सारी सतर्कता ढीली पड़ गई। आज का चुंबन उसे अतीत में ही रहने दो। उसे आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने अपने शिष्य का विकास देख लिया था और उसका शिष्य अब बहुत पहले ही एक भरोसेमंद अस्तित्व बन चुका था। इस समय चू निंग पहले ही सु वानछिंग के सामने आ चुका था। उसके हाथ उसके कंधों पर टिके हुए थे। क्या ये शिष्य तुरंत मास्टर के वस्त्र उतारकर उपचार शुरू करे? सु वानछिंग ने बेबसी से मुस्कुराया। वह जानती थी कि चू निंग इस बहाने झांक रहा है, लेकिन वह उसका उपचार कर रहा था तो 2 बार देख लेने से क्या ही हो जाएगा। मास्टर खुद कर लेंगी। हिंदी अनुवाद। चैप्टर 23। फिर से उपचार। जलता हुआ चू निंग। उसने कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके शिष्य के मन में पहले से ही उसके लिए कुछ अलग भावनाएं थीं, लेकिन उसने कभी उन पर अमल नहीं किया। वह अपने शिष्य पर गहरा भरोसा करती थी। अगर उसका सच में कुछ करने का इरादा होता तो वह पहले ही क्यों नहीं कर चुका होता। इसके बजाय उसने उसकी साधना बहाल करने में मदद की। यह अडिग समर्पण, इसमें निस्संदेह गुरु शिष्य के बीच का स्नेह भी शामिल था। जीवन भर साथ रहना। हाँ, बिस्तर पर लेटी हुई, केवल दुर्ग और अंतर्वस्त्र पहने,
सु वानछिंग अचानक हंस पड़ी। गुरु शिष्य होना भी जीवन भर का साथ है, और दाव साथी होना भी जीवन भर का साथ, दोनों की अपनी व्याख्या है। लेकिन उसे सच में अपने शिष्य को एक पुरुष के रूप में देखना, ये बहुत अजीब लगता था। उसे अब भी याद था कि चू निंग बचपन में कैसा दिखता था, सांवला और बहुत प्यारा। अब जब वो उसके बिस्तर के पास था, तो उसने सोचा अगर वह चू निंग से कहे कि बिस्तर पर आ जाओ, तो क्या चू निंग सच में चढ़ आएगा। वो सचमुच इस गुरु शिष्य संबंध को अपनी आंखों में नहीं रखता। फिर भी सु वानछिंग को बुरा नहीं लगा। ऐसे शिष्य द्वारा पसंद किया जाना और अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनना उसके दिल में एक गुप्त सी खुशी भर देता था। ये स्नेह बहुत शुद्ध था, और इस क्रूर साधना जगत में ऐसा स्नेह वास्तव में दुर्लभ था। वो इसे स्वीकार कर सकती थी। जहां तक अपने शिष्य को स्वीकार करने की बात थी, उफ, सिरदर्द छोड़ो, अब वो शुरू करने ही वाला था। एक खुरदरा हाथ सु वानछिंग की पीठ पर आ टिका, और वह चुभन सी, सुन्न कर देने वाली अनुभूति उसे असाधारण रूप से सुखद लगी। वे खुरदरेपन इस अनुभव को कम नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे और गहरा बना रहे थे। और चू निंग के लिए, जबकि उसकी चांगचुन अमर कला तीसरी परत तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उसे इसी तरह से उपचार क्यों करना पड़ रहा था। वह तो अब दूर से ही की का संचार कर सकता था, लेकिन उसकी एवरग्रीन हैंड व्यर्थ नहीं जा सकती थी। क्या साधना तकनीक उन्नत होने पर वह अपने मूल को भूल सकता था। अपनी जड़ों को मत भूलो, हाचिनिन। पहले सु वानछिंग चू निंग की उपचार विधि समझ चुकी थी, लॉन्ग स्प्रिंग इरादे का संचार। लेकिन इस बार कुछ बहुत गलत था। उसके पीछे चू निंग ने तुरंत अपनी पूरी साधना को प्रवाहित किया। तीसरी परत की चांगचुन अमर कला और तीसरे स्तर के उत्तरार्ध की साधना से उत्पन्न लॉन्ग स्प्रिंग इरादा, ये पहले जैसा कैसे हो सकता था। एक क्षण में विशाल लॉन्ग स्प्रिंग इरादा निंगजू हुआ और तुरंत उसकी पीठ की मैरिडियन से होकर सु वानछिंग के शरीर में प्रवेश कर गया। अगर पहले यह एक छोटी धारा था, तो अब यह नदी और समुद्र था। मटिल्ड, एक अचानक निकली कराह, सु वानछिंग ने इसकी कल्पना नहीं की थी। वह पहले से ही खुद को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि मात्रा इतनी अधिक होगी। निंगर, रुको। उसे पहले इस लॉन्ग स्प्रिंग इरादे को परिष्कृत करना होगा, नहीं तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। उसे डर था कि वह सीधे ढह न जाए। सु वानछिंग तुरंत उठकर पालथी मारकर बैठ गई, और चू निंग भी चौंक गया। अरे, क्या वह इसे धीरे धीरे बहाल नहीं कर सकता था? स्पष्ट रूप से नहीं, मात्रा बहुत ज्यादा थी, इसे क्रमिक रूप से ही करना होगा। सु वानछिंग तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठ गई, इस बात की परवाह किए बिना कि चू निंग उसका सामने से रूप देख रहा है या नहीं। उसने अपने शरीर में प्रवाहित लॉन्ग स्प्रिंग इरादे को मार्गदर्शन दिया, ताकि उसकी क्षतिग्रस्त मेरिडियन की मरम्मत हो सके। इस बार प्रगति असाधारण रूप से तेज थी। पता चला कि होस्ट ने अपनी पत्नी की 5% साधना बहाल की है। 50,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। चू निंग पहले तो अवाक होकर घूर रहा था। हे भगवान, मैंने पहले सच में ध्यान नहीं दिया था। मास्टर में तो वाकई बहुत कुछ है, और ये तो अब भी सुरक्षा के साथ है। अगर वह अवरोध न हो, तो क्या ये? इसी समय सु वानछिंग ने चौंककर आंखें खोली, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। निंगर, ये प्रगति बहुत तेज है, मुझे डर है कि यह मास्टर के लिए नहीं। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही उसने देखा कि चू निंग भी उतना ही हैरान लग रहा था। सु वानछिंग ठिठक गई, इस पर उसके मुंह का कोना फड़क उठा। क्या तुम सच में कुछ और नहीं सोच रहे? जैसे ही मौका मिलता है, एक नज़र डाल ही लेते हो, है न? चू निंग अभी तक संभल भी नहीं पाया था, उसकी आंखों में नरम चावल खाने की लालसा भरी थी। चू निंग, सु वानछिंग की गुस्से भरी आवाज ने चू निंग को तुरंत होश में ला दिया। सु वानछिंग के लाल, क्रोधित चेहरे को देखकर चू निंग ने अजीब सी मुस्कान दी। हे। सु वानछिंग अब किसी और बात में नहीं पड़ना चाहती थी, उसने बस अपना बाहरी वस्त्र उठाया और बिना किसी हिचक के सामने ढाक लिया। अगर इसी तरह से समायोजन जारी रखा जाए, तो कोई समस्या नहीं होगी, है न? अगर तुमने कहा कि समस्या है, तो तुम खत्म। चू निंग भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया।
बहुत स्पष्ट था, मास्टर ने सब देख लिया था, पर कुछ कहा नहीं। तो थोड़ा सा खाने को मिल गया, क्या अब पेट भरने का भी इरादा है? कोई समस्या नहीं, लगता है मास्टर की रिकवरी काफी अच्छी है। सु वानछिंग ने हल्की सी हामी भरी। प्रगति बहुत तेज है, मास्टर की अपेक्षा से भी ज्यादा। चू निंग तुरंत खुशी से खिल उठा। तो फिर जारी रखते हैं। फिर से विशाल लॉन्ग स्प्रिंग इरादा संचारित किया गया और इस बार सु वानछिंग ने जानबूझकर अपनी हथेली काट ली ताकि किसी भी अजीब आवाज को दबा सके। उसके बाद वह फिर से पालथी मारकर बैठ गई और इस तरह पुनर्प्राप्ति जारी रही। सिस्टम डिंग 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 डिंग। पता चला कि होस्ट ने अपनी पत्नी की 5% साधना बहाल की है। 50,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। पता चला कि होस्ट ने अपनी पत्नी की 5% साधना बहाल की है। 50,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। पता चला कि होस्ट ने अपनी पत्नी की 4% साधना बहाल की है। 40,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। पता चला कि होस्ट ने अपनी पत्नी की 3% साधना बहाल की है। 30,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। पता चला कि होस्ट ने अपनी पत्नी की 2% साधना बहाल की है। 20,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। सु वानछिंग की शुरुआत में जो नाराजगी थी, वह धीरे धीरे आनंद में बदल गई। उसका शिष्य सच में बहुत काम का था। जिसे खुद पाला हो, उसका उपयोग करना वाकई निश्चिंत करता है। थोड़ी ही समय में उसकी अधिकांश मेरिडियन ठीक हो चुकी थी और वह फिर से आध्यात्मिक की को महसूस कर पा रही थी। अगला चरण था उसका क्षतिग्रस्त आध्यात्मिक महल। वह अब सामने ढकने की भी परवाह नहीं कर रही थी। मेहनत करने वाली गाय को कम से कम थोड़ी घास तो मिलनी चाहिए, है न? आखिरकार ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी नहीं देखा हो। हालांकि उसे महसूस हुआ कि लॉन्ग स्प्रिंग इरादा धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसके शिष्य की आंखें भी और अधिक सुस्त होती जा रही थीं। पहली बार जब उसने देखा था, चू निंग लगभग लार टपका रहा था, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे सुन्न हो गया और आगे चलकर उसे आराम की जरूरत पड़ने लगी और लॉन्ग स्प्रिंग इरादा भी कम होता गया। सु वानछिंग को थोड़ा असंतोष हुआ, लेकिन एक धमाके के साथ चू निंग सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि होस्ट ने कुल मिलाकर अपनी पत्नी की 20% साधना बहाल की है। कुल 200,000 योगदान अंक प्रदान किए गए। साधना बहाली की प्रगति 31%। उसकी 1/3 साधना बहाल हो चुकी थी, लेकिन चू निंग पूरी तरह थक चुका था। हे भगवान, खपत बहुत ज्यादा थी। चू निंग की पूरी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वह लगभग बेहोश हो ही गया था कि सु वानछिंग अचानक उछल पड़ी। पहले तो वह हमेशा बिस्तर पर गिरता था, लेकिन इस बार जमीन पर क्यों गिर गया? तुम मास्टर पर गिर सकते थे और वह तुम्हें कुछ नहीं कहती। जल्दी से आगे बढ़कर चू निंग को उठाते हुए सु वानछिंग के चेहरे पर फिर से अपराधबोध आ गया। निंगर, शायद मास्टर ने तुमसे बहुत ज्यादा मांग लिया। चू निंग के पास अब कोई छेड़छाड़ करने की ताकत नहीं थी। इस पर वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह जल चुका हूँ मास्टर। ये चीज बिल्कुल किसी आदमी जैसी थी। यौवन में उग्र, बुढ़ापे में निर्बल और उसके बाद बिल्कुल ही निर्विकार। 1 घंटे से भी कम समय में उसने पुरुष जीवन के युवा से वृद्ध होने तक के सारे बदलाव अनुभव कर लिए। निराशा, फिर भी ये कम था, केवल 20% ही बहाल हुआ। इस रफ्तार से मास्टर की साधना पूरी तरह कब बहाल होगी? सु वानछिंग ने चू निंग को उठाया और पूरी ताकत से उसे बिस्तर पर लिटाया। निंगर, मास्टर की अधिकांश मेरिडियन ठीक हो चुकी हैं। अगला चरण आध्यात्मिक महल है, जिसमें शायद कुछ और दिन लगेंगे। चू निंग ने सिर हिलाया। हालांकि इस बार उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची थी, लेकिन कम से कम वह बेहोश नहीं हुआ। इसका मतलब था कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। पास बैठी मुस्कुराती, लाल चेहरे वाली स्त्री को देखकर चू निंग को बहुत सुकून मिला। मैंने मास्टर के चेहरे पर इतनी खुशी की मुस्कान कम ही देखी है। स्त्री ने धीरे से चू निंग के बाल सहलाए और उसे रजाई उड़ा दी। तुम्हारे बिना, निंगर, मास्टर ऐसी ना होती। चू निंग ने जोर से मुस्कुराने की कोशिश की,
ये शिष्य चाहता है कि मास्टर आगे से हर दिन खुश रहें। उसकी बात सुनकर सु वानछिन चौंक गई, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तुम यहाँ हो तो क्या मैं हर दिन खुश नहीं रहूंगी? तो फिर आज मास्टर ने मुझसे इतना पहरा क्यों रखा और अंदर क्यों नहीं आने दिया? सु वानछिन ने उसका चेहरा पकड़ लिया, बनावटी गुस्से से कहा। क्या बात है छोटे शिष्य, अब थोड़ा पुण्य कर लिया तो मास्टर से हल्के में बात करोगे? इतनी हिम्मत! शिष्य हल्का व्यवहार करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से इच्छा है, शक्ति नहीं। सु वानछिन ने हल्की सी हंकार भरी और चू निंग के भौहों के बीच जोर से दबाया। अब भी दुष्ट विचार पाल रहा है, सो जाओ। चू निंग सच में इतना थका था कि आंखें खुली नहीं रख पा रहा था, फिर भी उसने पूछा, क्या मास्टर अब भी जमीन पर ही सोएंगी? नहीं, मास्टर का मन बहुत अच्छा है, मैं उस साधना तकनीक का अभ्यास करने जा रही हूँ। मास्टर, धीरे धीरे साधना कीजिए। ओह हाँ, शिष्य ने ये स्टोरेज रिंग खोल दी है। मास्टर को जो भी चाहिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद वह चुप हो गया। स्टोरेज रिंग पकड़े उसका हाथ सु वानछिन की टांग पर गिर पड़ा। अमर गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। सु वानछिन की आंखों में अब कोई और आकृति नहीं थी, सिर्फ कोमलता। शायद केवल तब, जब चू निंग सो रहा था, वह उसे इस तरह देख पाने का साहस कर पाती थी। शुरुआती चिंता और सतर्कता से लेकर अब पूरी तरह निश्चिंत हो जाने तक उसका दिल कैसे न बदलता। नहीं तो उसका शिष्य इतना सब कैसे देख पाता? वाकई, जब उसका शिष्य आज्ञाकारी होता था तो देखने में भी अच्छा लगता था। सो जाओ, तुम पूरे दिन थके रहे हो, अब आराम का समय है। अध्याय 24। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने गुरु को देखो, मेरी देह को नहीं। उपचार के बाद सु वानछिन की शक्ति काफी हद तक लौट आई थी, यहाँ तक कि उसमें फिर से साधना करने की शारीरिक क्षमता भी आ गई थी। वह चू निंग को बहुत देर तक देखती रही, इतनी देर कि उसे खुद भी पता नहीं रहा कि कितना समय बीत गया। ये संसार उसके प्रति लगभग क्रूर रहा था। उसकी साधना नष्ट हो गई थी, उसके संप्रदाय ने उसे निशाना बनाया था और उसका विद्रोही शिष्य उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन कम से कम अब भी कोई था जो उसकी परवाह करता था। बस इतना ही नहीं, ये परवाह करने वाला व्यक्ति उसके बारे में कुछ अलग तरह के विचार भी रखता था। सु वानछिन को नहीं पता था कि उसे इसका उत्तर कैसे देना चाहिए, लेकिन उसे यह नापसंद भी नहीं था। इस तरह की भावना बहुत शुद्ध थी। किसी भी हाल में उसने इसे स्वीकार कर लिया था। इस क्षण शायद उसे लगा कि चू निंग सचमुच उसके साथ हाथ में हाथ डालकर चलना चाहता है और महान दाव की खोज करना चाहता है। यदि वह सच में उसे एक पुरुष के रूप में देखे। उस शिष्य का रूप रंग अच्छा था, काया भी उत्तम थी, और वह अब सच में एक वयस्क पुरुष बन चुका था। जब मन अशांत हो तो क्या करना चाहिए? बहुत सरल, साधना, बस वही। मार्शल रिबेलियन ऑफ ऑल कट्स नामक साधना ग्रंथ निकालते हुए सु वानछिन की आंखों में चमक आ गई। ये वस्तु इस समय उसके लिए अत्यंत उपयुक्त कही जा सकती थी। सु वानछिन नहीं चाहती थी कि उसे केवल एक सजावटी वस्तु की तरह देखा जाए, नहीं, वह हमेशा दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर रहना चाहती थी। वह हमेशा से ही मजबूत रही थी, और अब जब उसका दाव हृदय फिर से स्थापित हो चुका था तो उसे वैसा ही होना चाहिए। शिष्य द्वारा उसकी रक्षा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह अभी युवा था और उसे इस संसार की दुर्भावना का भार नहीं उठाना चाहिए। कम से कम उसे उसके साथ मिलकर वह भार उठाना चाहिए। भले ही उसकी पूरी साधना नष्ट हो चुकी थी, फिर भी सु वानछिन मानव क्षेत्र की एक दुर्लभ प्रतिभा थी। दैवी स्तर की स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़, संत लोक तक पहुंचना लगभग निश्चित, और भविष्य में तो वह संसार की सर्वोच्च सत्ता के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। उसकी समझ नष्ट नहीं हुई थी और उसकी प्रतिभा अब भी वही थी। उसे केवल किसी भी साधना ग्रंथ पर एक नज़र डालनी होती और वह तुरंत उसके सार को समझ लेती। मंत्र और शरीर की द्वैध साधना। मंत्र साधक भीतर से अपने आध्यात्मिक आवास और दिव्य आत्मा का साधन करते हैं और अमर के उपाय प्राप्त करते हैं। शरीर साधक बाहर से अपने स्नायु, अस्थियां, त्वचा, मांस और कीवा रक्त का साधन करते हैं।
और ये मार्शल रिबेलियन ऑफ ऑल कट्स तो लगभग सीधे ही मंत्र साधकों और शरीर साधकों की सामग्री को अलग अलग कर देता था और फिर द्वैध साधना की विधियां क्रमशः सूचीबद्ध करता था। इसके विवरण लगभग पूर्ण थे, उसे केवल शरीर साधक की विधियों को देखना था। जल्द ही उसने इसे समझ लिया। मार्शल रिबेलियन ऑफ ऑल कट्स ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त था जिसने पूरी साधना खो दी हो। अपनी मूल साधना समझ के सहारे और इस शारीरिक ढांचे के साथ वह शीघ्र ही की और रक्त को संचित कर अपने शरीर को तप्त कर सकती थी। सु वानछिंग ने तनिक भी संकोच नहीं किया। इस समय ही जीवन था। भंडारण अंगूठी कैसे खुली, उसे ठीक से पता नहीं था। एक गुरु होने के नाते अब वह अपने शिष्य के तरीकों को नहीं जानती थी। चूंकि यह उन दोनों की थी, उसने झिझक नहीं की। कुछ खोजने के बाद उसे कुछ प्रथम श्रेणी की औषधीय सामग्रियां मिलीं। वह स्नानागार गई, पानी को औषधीय द्रव से बदला और लंबी तैयारी के बाद उसमें पद्मासन में बैठ गई। क्षण भर में औषधि की शक्ति ने उसकी त्वचा को जलाने जैसा अनुभव कराया। बिना किसी हिचकिचाहट के सु वानछिंग ने अपने शरीर के भीतर की और रक्त को संचालित किया और मार्शल रिबेलियन ऑफ ऑल कट्स की विधि के अनुसार शरीर साधना की सबसे उपयुक्त तुपो ब्रेकथ्रू का निर्माण शुरू किया। पुनर्निर्माण के लिए मेरिडियन और आंतरिक अंगों की स्थिति बदलनी पड़ती थी ताकि की और रक्त तेजी से प्रवाहित हो सके। उसे इसे साधना में कठिनाई नहीं लगी, लेकिन साथ आने वाला दर्द लगभग असहनीय था। पर क्या कोई शारीरिक पीड़ा हृदय विदारक मानसिक पीड़ा से तुलना कर सकती थी? वह कैसे सहन न करती? अज्ञात समय के बाद वह हृदय चीर देने वाला दर्द अंततः समाप्त हुआ और पूरी प्रक्रिया में उसने मुश्किल से कोई आवाज निकाली। उसके शरीर के चारों ओर कालाकी और रक्त रिसने लगा। वह जमे हुए दूषित रक्त था। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और पहले ही महसूस कर लिया कि यह शरीर अब अलग था। ये की और रक्त की साधना को भी सहारा दे सकता था और आध्यात्मिक की साधना को भी। यह मंत्र और शरीर की द्वैध साधना के लिए उपयुक्त काया थी। निस्संदेह ये साधना ग्रंथ असाधारण था। इसकी साधना रेखाओं को देखकर ये ताइश्वान संप्रदाय की ताइश्वान गुप्त कला से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह ग्रंथ कहाँ से आया। उसे केवल ये देखना था कि क्या ये सच में उसके शिष्य की सहायता कर सकता है। एकांत साधना जारी रखते हुए उसकी शारीरिक साधना एक विचित्र गति से प्रथम लोक तांबे की त्वचा तक पहुंच गई। हालांकि उसके शरीर में की और रक्त अब भी प्रचुर मात्रा में थे और वह आगे भी उन्नति कर सकती थी। वह पहले ही 9 स्तर की शरीर तपस्या से गुजर चुकी थी और छठे लोक की साधक होने के नाते उसकी काया कमजोर नहीं थी, इसलिए प्रथम लोक में प्रवेश कोई समस्या नहीं था। क्षण भर में की और रक्त की शक्ति फूट पड़ी और वह दूसरे लोक लोहे की अस्थियां तक पहुंच गई। अब भी कुछ शक्ति शेष थी, हालांकि अधिक नहीं, बस दूसरे लोक के मध्य चरण तक। अब उसके पास कुछ ताकत थी, बहुत अधिक नहीं, लेकिन कम से कम कुछ काम करने के लिए पर्याप्त। अज्ञात समय के बाद सु वानछिंग ने धीरे से आंखें खोलीं। उसका शरीर पूरी तरह जमे हुए रक्त से ढका था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है, पहले की तरह असहाय नहीं। ये पर्याप्त था। आज सु वानछिंग ने फिर से साधना शुरू की और एक ही दिन में शरीर साधना के दूसरे लोक तक पहुंच गई। भविष्य की साधना चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, वह नहीं डरेगी। सु वानछिंग उत्तरी क्षेत्र की एक पूर्ण प्रतिभा थी। अब भी साधना पथ को फिर से शुरू कर शरीर के माध्यम से दांव में प्रवेश करके वह अत्यंत तेजी से आगे बढ़ेगी, किसी से भी तेज। ये सोचकर वो कुछ हल्का महसूस करने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि इस स्थिति में बेहतर था कि उसका शिष्य उसे न देखे। ये सोचते हुए वह उठी और आध्यात्मिक झरने में गई। अब रक्त से लथपथ वह सच में प्रस्तुत होने योग्य नहीं थी। फिर से आध्यात्मिक कुंड में प्रवेश करने पर उसके शरीर के चारों ओर का जमे हुए रक्त धुल गया और वह मुलायम, कोमल, नाजुक देह फिर से प्रकट हो गई। शरीर साधना ने उसे मांसल नहीं बनाया था, उसने केवल उसकी शारीरिक गुणवत्ता को मजबूत किया था।
जो होना चाहिए था वह अब भी था, पहले की तरह ही उफनता हुआ, मानो अचानक बर्फीले पर्वत पर खिला बेर का फूल अब भी मौजूद और हवा में उजागर होकर उसे विचारों में डुबो देता था। उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सोचने पर, क्या ये पुरुषों के लिए इतना आकर्षक है? तो शिष्य बस इसी को घूर रहा था। सु वानछिंग अनायास मुस्कुरा उठी। वो अभी बहुत युवा था, यदि वो बहुत कुछ देख लेता तो फिर ऐसी प्यारी हरकतें नहीं करता। चू निंग अब भी सो रहा था, बहुत गहरी नींद में। सु वानछिंग ने जल्दी से कपड़ों का एक सेट निकाला, सुनहरा दुडू और अंतर्वस्त्र और एक सफेद चोगा। फिर से कपड़े बदलने के बाद वह अत्यंत तरोताजा लग रही थी। आत्म संरक्षण की क्षमता फिर से प्राप्त करने का एहसास वास्तव में आनंददायक था। अब खाना बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना। शिष्य ने पिछली रात कुछ नहीं खाया था और सुबह उठते ही वह निश्चित ही बहुत भूखा होगा। ये सोचकर सु वानछिंग हल्की सी धुन गुनगुनाती हुई रसोई की ओर चली गई। स्पष्ट था कि उसका मूड बहुत अच्छा था। बिस्तर पर चू निंग का एक विशेष अंग धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगा। जब उठते हैं तो हमेशा एक हिस्सा पहले उठता है। अब ड्रैगन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रेजेंट स्ट्रेंथ की साधना करने के बाद उसकी आंतरिक अग्नि सच में प्रबल थी। युवावस्था के यही तो लाभ होते हैं। उसने अचानक आंखें खोल दी। चांगा चुन अंडाइंग, चौथा स्तर। चू निंग अचानक उठा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया, यहाँ तक कि पीछे से सु वानछिंग के नाश्ते के लिए बुलाने की आवाज भी नहीं सुनी। सु वानछिंग चाहती थी कि वह इस अवसर पर उसे अपने वर्तमान परिवर्तन के बारे में बताए। वह अब एक सजावटी वस्तु नहीं थी, लेकिन चू निंग जैसे सुन ही नहीं रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत एक छोटी सी, लगभग मुरझाई हुई घास ढूंढ ली। चांगछुन अंडाइंग, शुद्ध दीर्घ वसंत की भावना की धाराएं उस मुरझाई घास को ढंकने लगीं। चू निंग ने गहरी सांस ली। ये साधना तकनीक केवल एक उपचारात्मक विधि नहीं थी। चांगछुन अंडाइंग ये वसंत का भाव, जीवन का भाव था। इस प्रकार की साधना रेखाएं इस संसार में अस्तित्व ही नहीं रखती थीं, क्योंकि यदि इसे चरम तक साध लिया जाए तो शायद मृतकों को भी जीवित किया जा सके, वृद्धों को फिर से युवा बनाया जा सके और असफल अंगों को ठीक किया जा सके। ये जीवन की अवधारणा थी। ऐसी अद्भुत साधना तकनीक को बनाने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली रहा होगा, और फिर यह कह देना कि कुत्ते भी इसे नहीं सीखेंगे। कुत्ते नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं सीखूंगा। गुरु। चू निंग ने मुड़कर रसोई में खाना बना रही सु वानछिंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वह भ्रमित होकर उसकी ओर देखने लगी। क्या हुआ? गुरु बहुत सुंदर हैं। स्त्री के होंठ फड़क उठे। बिना कुछ कहे उसने करछी उठाई और उसकी ओर चल पड़ी। सुबह सुबह फालतू बातें मत सोचो। मैं सोच रहा हूँ इन्हीं के बारे में। अगर ऐसे विचार हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, साधना करो। सु वानछिंग ने एक एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा। आंखों में क्रोध था, लेकिन उसने जोर नहीं लगाया। फिर भी धड़ 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 करछी से लगातार 3 बार चू निंग के सिर पर प्रहार हुआ, और वह तनिक भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि और अधिक उत्साहित हो गया। वह फुसफुसाया, गुरु, अब मेरी विधियां और शक्तिशाली हो गई हैं। आज रात कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। ये सुनकर सु वानछिंग क्षण भर के लिए ठिठक गई। इतनी जल्दी प्रगति? पिछली रात तो केवल 1 घंटा था। वाकई बहुत आत्मविश्वासी। सु वानछिंग ने उस विषय पर फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों के कोने पर अचानक मुस्कान आ गई। तुम्हें तीसरे लोक तक पहुंचने में कितने दिन लगे? तुम्हारे गुरु को तो आधा घंटा भी नहीं लगा, और अब मार्शल रिबेलियन ऑफ ऑल कट्स के साथ आत्म सुरक्षा के साधन भी हैं, तो स्वाभाविक ही है कि वह इसे अपने शिष्य के साथ साझा करना चाहेगी। निंगर, क्या तुम्हें अपने गुरु में कुछ अलग नहीं लग रहा? चू निंग ने सामने खड़ी सु वानछिंग को देखा, थोड़ा हिचकिचाया। आपने कपड़े बदल लिए। सु वानछिंग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और सिर हिलाया। तुम मेरी साधना स्थिति नहीं देख पा रहे। तुम्हारे गुरु ने तो इसे छिपाया भी नहीं। फिर से देखो। चू निंग फिर उलझन में पड़ गया। ऐसा क्यों पूछ रही हैं? जो कहना है सीधे क्यों नहीं कहती? ओह, समझ गया।
जब स्त्रियों में बदलाव होता है तो वे चाहती हैं कि पुरुष खुद उसे खोजे, न कि वे खुद बताएं, क्योंकि इससे उन्हें उपलब्धि का एहसास होता है न? क्या आपके केश विन्यास में बदलाव है? सु वानछिंग हंस पड़ी, अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। क्या तुम केवल अपने गुरु के रूप रंग को ही देख रहे हो? निश्चित ही यह नहीं है, बल्कि कुछ और। चू निंग को थोड़ा सिरदर्द होने लगा। न कपड़े, न केश, न ही रूप रंग, तो फिर भीतर का कुछ। इसी क्षण चू निंग स्तब्ध रह गया, अनायास ही लार निगल ली और उसकी दृष्टि धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक गई। गुरु, ये तो नहीं हो सकता है न? सु वानछिंग ने भौहें सिकोड़ी। यह क्या, ये और वह लगा रखा है? तुम मेरी साधना भी नहीं देख पा रहे? तुम्हारे गुरु ने तो कुछ छिपाया भी नहीं। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए जो सु वानछिंग अभी मुस्कुरा रही थी, वह अचानक जम गई। विद्रोही शिष्य। पूर्ववर्ती पाठ में हल्का संशोधन किया गया है, कुछ परिवर्तन जोड़े गए हैं, लेकिन कथानक में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अध्याय 25। ये गद्दार दिन ब दिन और अधिक दुस्साहसी होता जा रहा है। रसोई में सु वानछिंग ने चू निंग का कान पकड़ रखा था। उसका चेहरा इतना लाल हो चुका था कि लालिमा कानों की नोक तक पहुंच गई थी। मैंने तुमसे कहा था मेरी साधना देखो। मेरी साधना? क्या तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा कि तुम्हारे गुरु अब किस लोक में हैं? तुम आखिर देख क्या रहे थे? चू निंग को इतनी शर्मा रही थी कि वो मर जाना चाहता था। नहीं, लेकिन आपने साफ साफ तो बताया ही नहीं। मुझे तो लगा आप बस थोड़ा दिखाना चाहती हैं। चू निंग ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो गुरु, बधाई हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरु ने अभी अभी पुनः साधना शुरू की और इतनी प्रबल आभा प्राप्त कर ली। लगता है आपने शरीर साधना में काफी प्रगति कर ली है। वैसे गुरु, क्या ये दूसरा लोक है? सु वानछिंग ने ठंडी हंसी हंसी। अब पहचान में आया। चू निंग ने सिर खुजाया और हंसते हुए बोला, शिष्य तो बस एक रात सोया था और गुरु की प्रगति इतनी तेज हो गई। सच में उम्मीद नहीं थी। तो क्या तुमने ये भी अंदाजा लगाया था कि तुम अब तीसरे लोक में हो? क्या मैंने भी तुम्हारी साधना की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया? लेकिन तुम क्या सोच रहे थे? क्या मुझे तुम्हें साफ साफ बताना पड़े? ये कहते हुए सु वानछिंग ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। चू निंग को लगा कि इस विषय को यहीं छोड़ देना ही बेहतर है, नहीं तो वाकई बहुत अटपटा हो जाएगा। गुरु, क्या शिष्य खाने में मदद कर दे? खाना तैयार है, बस खाने की तैयारी करो। हाथ धो आओ। जी गुरु। अंततः यह अजीब बातचीत समाप्त हुई। खाने की मेज पर गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे, मांस और सब्जियां, सब कुछ। शियाओ झू पर्वत पर इन चीजों की कोई कमी नहीं थी। चू निंग बड़े चाव से खाने लगा। उसने पिछली रात कुछ नहीं खाया था, वह सच में बहुत भूखा था। सु वानछिंग, हालांकि, चू निंग की साधना पर नजर रखे हुए थी। उसकी प्रगति उसकी अपनी प्रगति से भी कम नहीं लग रही थी। वो कब इतना प्रतिभाशाली हो गया? ये बुरा नहीं था, कम से कम अब वह अपने शिष्य पर बोझ नहीं बनेगी। आगे की साधना में उसे औषधीय गोलियों के साथ शरीर को और तप्त करना होगा। लेकिन सोचने की बात ये थी, ताइश्वान संप्रदाय के लोग अभी तक आए क्यों नहीं? सामान्यतः तो उन्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। निंगर, तुम्हारे गुरु अब दूसरे लोक में हैं और मैंने अपनी आभा को यथासंभव छिपा रखा है। तुम्हें भी अपनी साधना में हुई तुपो ब्रेकथ्रू को छिपाकर रखना चाहिए। अगर सामने वाला तुम्हारा तुरुप का पत्ता नहीं जानता तो जीत की संभावना ज्यादा होगी। चू निंग को ये बात याद आई। इन दिनों उसकी साधना इतनी तेजी से बढ़ी थी कि वह ये बात भूल ही गया था। बाद में वह सिस्टम से कुछ लेकर अपनी साधना छिपा लेगा। चू निंग ने सिर हिलाया। गुरु, शरीर साधना के लोक और मंत्र साधना के लोक में क्या अंतर है? चूंकि उसने स्वयं यह मार्ग नहीं अपनाया था, चू निंग को स्पष्ट जानकारी नहीं थी। सु वानछिंग ने अपनी वर्तमान स्थिति और अपने पिछले अनुभवों को जोड़ते हुए उत्तर दिया। तीसरे लोक से पहले शरीर साधक समान लोक के मंत्र साधकों पर पूर्ण रूप से हावी रहते हैं।
लेकिन चौथे लोक के बाद वे लगभग निश्चित रूप से दबा दिए जाते हैं। तीसरे लोक का मंत्र साधक हवा और तलवारों को नियंत्रित कर सकता है, और उसकी फुर्ती केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर शरीर साधक से कहीं अधिक होती है। मोटे तौर पर यही अंतर है। चू निंग समझ गया, तो मंत्र और शरीर दोनों की द्वैध साधना दोनों के लाभों को जोड़ती है, लेकिन उसकी गति अपेक्षाकृत बहुत धीमी होती है। सु वानछिंग ने सहमति में हल्की सी गूंज की। हाँ, छठे लोक से पहले गुरु की प्रतिभा के साथ समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन छठे लोक के बाद ये काफी कठिन हो जाएगा। कोई बात नहीं, शिष्य गुरु के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। हे, बस खाना खाओ। क्या तुम ये सब खत्म भी कर पाओगे? चू निंग ने तुरंत सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं, इतना स्वादिष्ट खाना था, कैसे न खत्म करता। सु वानछिंग हल्के से मुस्कुराई। वह मुस्कान अत्यंत मोहक थी। वह सोच रही थी उसका शिष्य ज्यादा बदला हुआ नहीं लगता। मीठी बातें करने के अलावा वह पहले जैसा ही था। ये कैसी स्थिति थी? चोर का दिल तो था, लेकिन हिम्मत नहीं, इसलिए बस मीठे शब्दों से काम चला रहा था। ये बात सु वानछिंग को काफी नई और मजेदार लगी। दोनों खाना खा ही रहे थे कि अचानक एक आकृति प्रकट हुई। एल्डर सु, चू निंग। गुरु और शिष्य ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों सतर्क हो गए। आने वाला पीले दाव वस्त्र पहने था। वो ली शेंग था, ताइश्वान संप्रदाय के दान पर्वत का पर्वत प्रमुख, छठे लोक के शिखर का साधक। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें खाते देख वह बातचीत शुरू करने से खुद को रोक न सका। इस भोजन की खुशबू तो बड़ी सुगंधित है। क्या ये बूढ़ा भी थोड़ा चख सकता है? सु वानछिंग ने आंखें सिकोड़कर मुस्कान दी। उस मुस्कान को देखकर बूढ़े को लगा कि सु वानछिंग ने सहमति दे दी है, और वह बैठने की तैयारी करने लगा। लेकिन अगले ही पल सु वानछिंग की आवाज आई। तुम किस चीज के हो? दफा हो जाओ, आंखों में चुभने मत आओ। क्या तुम इसके योग्य भी हो कि इसे खाओ? बूढ़े के चेहरे के भाव एकदम जम गए। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि सु वानछिंग मुस्कुराते हुए ऐसे शब्द कहेगी। उसकी आंखों में तुरंत हत्या का भाव उभर आया, लेकिन सु वानछिंग की पहचान और उसके पीछे की विरासत को सोचकर उसने स्वयं को रोक लिया। तुम घटिया औरत, अब जब तुम बेकार हो चुकी हो, फिर भी इतनी अकड़ दिखाती हो। जब तुम वह यिन यांग श्वान ड्रैगन गोली खा लोगी, तब ये बूढ़ा खुद संप्रदाय प्रमुख को तुम्हारा अंत करते देखेगा। उसे सु वानछिंग जैसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद थे। 100 वर्षों में उसकी साधना ने उनके 1000 वर्षों को पछाड़ दिया था, और वह अत्यंत अभिमानी थी। अब जब वह सिंहासन से गिरी है, तो उससे ज्यादा खुश शायद कोई नहीं था। शीर्ष पर अकेलापन क्या तुम सह पाओगी? हालांकि इस समय उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने हाथ बढ़ाया और कुछ औषधीय गोलियां निकालीं। एल्डर सु, कुछ दिन पहले आप मेरी दान चोटी पर औषधि लेने आई थीं। इस बूढ़े ने कुछ ज्यादा दाम ले लिए थे। बाद में याद आया कि वो औषधि इतनी महंगी नहीं थी। ये अतिरिक्त गोलियां मुआवजे के तौर पर हैं। आशा है एल्डर सु इस छोटी सी बात का बुरा नहीं मानेंगी। चू निंग ने उन पर एक नज़र डाली और देखने की भी जरूरत नहीं समझी। सिर्फ साधारण स्पिरिट नरिशिंग गोलियां, इससे भी धोखा देने की कंजूसी। सु वानछिंग का रवैया भी वैसा ही था। मुस्कुराते हुए खाती रही, लेकिन व्यंग्य नहीं रुका। तुम किस चीज के हो? क्या तुम्हें लगता है ये गुरु नहीं समझती? तुम बस ये देखकर खुशामद कर रहे हो कि अब मेरा शिष्य शक्तिशाली हो गया है। मैं तुम्हें साफ बता दूं, ये सड़ी गली चीजें वापस ले जाओ। मुझे तुम्हारे सामान की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर चू निंग को भीतर ही भीतर बड़ी तसल्ली हुई। हाँ, यही होना चाहिए। गुरु की मानसिक स्थिति अब बहुत अच्छी लगती है। बूढ़ा इस समय संप्रदाय प्रमुख चेन श्वेनतियन की ओर से काम कर रहा था। यह उपहार देना जरूरी था, नहीं तो उन्हें अपने पक्ष में करना मुश्किल हो जाता। लेकिन ये औरत वाकई बहुत बदले की भावना रखने वाली थी। उसने बस उसके कुछ शिष्य ले लिए थे। क्या इतनी जहरीली जुबान जरूरी थी? वह थोड़ी देर झिझका, फिर मुस्कुराते हुए चू निंग की ओर देखा। इस बूढ़े ने कल सुना कि तुम तीसरे लोक में पहुंच गए हो। सच में युवा प्रतिभा हो।
मेरे दान पर्वत पर भी बहुत सी औषधियां हैं। क्यों न आज ही आकर देख लो कि तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है। चू निंग ने सु वानछिन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तीसरे एल्डर, मेरे गुरु आपको पसंद नहीं करती। आखिर आपने उनके शिष्य छीन लिए थे। अब मैं गुरु का इकलौता शिष्य हूँ, तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ नहीं जा सकता। और अगर जाना भी हो तो पहले गुरु से पूछना पड़ेगा। सु वानछिन ने ठंडी हंसी हंसी, जाने की जरूरत ही क्या है। क्या गुरु के संसाधन तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हैं? क्या गुरु की विरासत तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है? अब एक ऐसा बूढ़ा जिसने 1000 साल साधना की और फिर भी संतत्व में प्रवेश नहीं किया, उसके कुछ शब्द तुम्हें डगमगा दें। अगर ऐसा है तो उसके साथ ही चले जाओ। चू निंग का चेहरा बदल गया। उसने घबराकर सिर हिलाया। गुरु, आपने गलत समझा। आपने शिष्य को अपनी सबसे बड़ी विरासत दी है। शिष्य आपको छोड़कर कैसे जा सकता है? मेरे मन में कभी दूसरा विचार नहीं आएगा। सु वानछिन ठंडे स्वर में बोली, अच्छा है, अगर गुरु को पता चला कि तुम्हारा किसी और से संपर्क है तो। वो एक पल रुकी। बाहर वालों को ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई उपाय ही नहीं है। ये देखकर दान पर्वत के एल्डरली शेंग के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या, तुम तो एक बेकार इंसान हो। अगर वह सच में चला भी जाए तो तुम कर ही क्या लोगी? निश्चय ही कोई विरासत है। और उसने एक और बात भी देख ली। सु वानछिन और चू निंग के बीच कुछ मतभेद दिखाई दे रहे थे। यह एक तुपो बिंदु हो सकता था। चू निंग अब एक प्रतिभा है, इस तरह डांट पड़ने से वह जरूर असंतुष्ट होगा। उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बूढ़ा भीतर ही भीतर खुश हुआ, लेकिन बाहर से बोला, एल्डर सु, आप शायद अब अपनी भंडारण अंगूठी भी नहीं खोल सकती, और कोई और भी नहीं खोल सकता। चाहे आपके पास कितने भी संसाधन हों, वे अब बेकार हैं। लेकिन इस बूढ़े के दान भवन में बहुत से संसाधन हैं जो चू निंग की साधना के लिए उपयुक्त हैं। एल्डर सु, भले ही आप अपने शिष्य के साथ सख्त हों, आपको उसके विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसे इस बूढ़े की ओर से आपके शिष्य छीन लेने का मुआवजा समझिए। ये सुनकर चू निंग ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। हाँ गुरु, यह मेरे लिए अच्छा है। चलिए चलते हैं। सु वानछिन का भाव तुरंत जटिल हो गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं। आह, वह जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई भी है। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि यह बूढ़ा तुम्हें औषधियां सिर्फ तुम्हारे गुरु की भरपाई के लिए देना चाहता है। अगर ऐसा है तो हम बाद में चलेंगे। ली शेंग भीतर से अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन दिल ही दिल में उपहास कर रहा था। तुम कौन सी चीज हो सु वानछिन कि मैं तुम्हें इज्जत दूं? मैं तो सिर्फ तुम्हारी विरासत को इज्जत दे रहा हूँ। हे, तब ये बूढ़ा आपके आगमन की प्रतीक्षा करेगा। चू निंग, ये बूढ़ा तुम्हें बहुत ऊंचा आंकता है। ये कहकर वह चला गया। उसके अंतिम शब्दों में गहरा अर्थ छिपा था। ऊपरी तौर पर वे गुरु शिष्य थे, लेकिन उनके बीच दरार थी जिसका लाभ उठाया जा सकता था। अगर वह सफल हो गया तो ये बहुत बड़ा गोंग होगा। लेकिन एक बात ली शेंग ने नहीं देखी। अगर सु वानछिन सच में चू निंग की इतनी परवाह न करती तो वह इतना बड़ा भोजन कभी न बनाती। उसके जाते ही गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान का आदान प्रदान किया। देखना, आज गुरु तुम्हारे लिए एक बड़ा शिकार फंसाएगी। सु वानछिन के भाव देखकर चू निंग भी मुस्कुरा उठा। गुरु, जब आप चालाकी करती हैं तो अचानक बहुत प्यारी लगने लगती हैं। सु वानछिन का चेहरा लाल हो गया। इस बार उसने सच में अपनी चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ ली। अपने गुरु को प्यारा कहना, क्या यह एक शिष्य के मुंह से शोभा देता है? यह विद्रोही शिष्य, इसके हौसले सच में बढ़ते जा रहे हैं।